हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओरिजिन ऑफ कॉमर्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और सेकंड चैप्टर जो हमारे सामने है वो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर का एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है क्या। कि अकाउंटिंग करने के लिए हम जैसे देखते हैं कि हम जो अपना बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको हम किसी दूसरे बिजनेस से कंपेयर करते हैं, किसी दूसरे फर्म से कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि हम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर हम दूसरी कंपनी जो इंडस्ट्री में हैं उनसे हमें कितना मेहनत करके आगे बढ़ना है, या फिर हम ये परफॉर्मेंस देखने के लिए भी खुद की परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि हमने पिछले साल से इस साल कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, कितना ज़्यादा सेल हुआ, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, तो ये हम देखने के लिए भी कंपेयर करते हैं। तो इसको सेम बेस पर लाने के लिए कि हम अपने कंपनी का इन्फॉर्मेशन, हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरी कंपनी से सेम दिख रहा है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास जो बताया गया कि वो प्रिंसिपल्स है, उस बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं कि जो हर एक फर्म को इसको फॉलो करना पड़ता है। कि जैसा एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं, उसी तरह हमारा अकाउंटिंग है कि जिस बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। और ये इसलिए भी रखा गया ताकि हम एक फर्म से दूसरे फर्म का कंपैरिजन आसानी से कर सकें, या फिर हम अपने ही परफॉर्मेंस को पिछले साल से कंपेयर कर सकें। तो इसके लिए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं, और हम ये शुरू करेंगे अपने स्टार्टिंग से। चलिए तो हम रीडिंग देते हैं ये थोड़ा, उसके बाद आपको बताएंगे डिटेल इसका। The comparability of information is required both to make inter-firm comparisons, that is to see how a firm has performed as compared to other firms, as well as to make inter-period comparison, that is how it has performed as compared to the previous years. This becomes possible only if the information provided by the financial statements is based on consistent accounting policies, principles, and practices. Such consistency is required throughout the process of identifying the events and transactions to be accounted for, measuring them, communicating them in the books of accounts, summarizing the results thereof, and reporting them to the interested parties. This calls for developing a proper theory base of accounting. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो इंटर फर्म कंपेरिजन करते हैं या फिर इंटर पीरियड कंपेरिजन करते हैं, तो इन सब चीज़ों में कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है तो जिसको हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। आगे देखते हैं, जो हमारी एक इंस्टीट्यूट है ना, जो एक प्रोफेशनल बॉडी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, which is the regulatory body for standardization of accounting policies in the country, has issued accounting standards which are expected to be uniformly adhered to in order to bring consistency in the accounting practices. तो आप जैसा कि नाम सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ये जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इनके लिए कोई अलग यूनिवर्सिटी नहीं होता, बल्कि ये लोग जो इसके थ्रू बनते हैं वो हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है हमारी कंट्री में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को देखती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है। और क्यों इशू करती है, वो स्टैंडर्ड्स को इसलिए इशू करती है ताकि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करें, इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करें, ताकि ये यूनिफॉर्मिटी लाए, कि समानता लाए, कि मतलब कोई डिफरेंसेस ना रहें अकाउंटिंग में, है ना। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ये बनाई गई है और ये ऑफिशियली देखती है ना। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। ये सबसे कॉमन जो हमारे पास में ये टॉपिक है, ये आपको हमेशा यूज़ होने वाला अकाउंटिंग में, है ना। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पहले एक बार इसको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो इसको डिफ़ाइन करेंगे।
In order to maintain uniformity and consistency in accounting records, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession. These rules are called by different names such as principles, concepts, conventions, postulates, assumptions, and modifying the principles. The term principle has been defined by AICPA. इसका डिफिनेशन हमने पिछले फुल फॉर्म देखा था पिछले क्लास में, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, है ना। तो ये प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहा है कि ये प्रिंसिपल का जो डिफिनेशन क्या है ना। ए जनरल लॉ और रूल एडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन, ए सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। द वर्ड जनरली मीन्स इन जनरल मैनर that is pertaining to many persons or cases or occasions। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं। The generally accepted accounting principles refers to rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in preparation and presentation of financial statement। तो अभी जैसा हमने देखा है ना ये डिफिनेशन में कि ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये कॉमन है सबके लिए, है ना, जो जनरल मैनर में बनाया गया है, जनरल लॉ है। किसी को भी अकाउंटिंग अगर प्रिपरेशन करना है, जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है या अकाउंटिंग जिस बेसिस पे करना है, उसको ये प्रिंसिपल फॉलो करते हुए ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपके सामने ये एग्जाम्पल भी है ना। One of the important rule is to record all transaction on the basis of historical cost, which is verifiable from the documents such as cash received for money paid। तो हम कोई भी देखते हैं कि अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मतलब कि जिस दिन परचेस किया था उसी कॉस्ट पे, है ना, वो हमेशा चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने 2 साल पहले जो अगर कोई मशीन ख़रीदा था 1 लाख रुपए का, तो अभी इस साल उसका कुछ अमाउंट चेंज हो जाए, नहीं, बल्कि जिस कॉस्ट पे करता था उसी कॉस्ट पे हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। और इसलिए भी इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम यूज़ करते हैं ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि जो हमने 2 साल पहले जो मशीन ख़रीदा था तो उसके उस टाइम पे हमें जब मशीन ख़रीदने पे इनवॉइस हमें मिला होगा जहाँ से हमने ये मशीन परचेज़ किया था, तो उसको हम देख सकते हैं, एज अ डॉक्यूमेंट उसको देख सकते हैं। या फिर हमने किसी को कैश पे किया तो फिर रिसिप्ट हम देख सकते हैं। तो इसलिए भी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट स्टैटिक इन नेचर, दीज आर कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंजेस इन द लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एज वेल एज द नीड ऑफ यूजर्स। These rules are also referred as concepts and conventions। The term concepts का यहाँ पे definition बताया जा रहा है। Concept refer to necessary assumptions and ideas which are fundamental to accounting principles, and term convention connotes customs or traditions as a guide to the principle of accounting statements। तो ये conventions और concepts है ना, जिसको definition हम देख रहे हैं कि ये assumptions है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग में हमें फंडामेंटल हैं, जो हमें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में काम आते हैं। और कन्वेंशंस क्या है, ये ट्रेडिशंस है जो हमारे लिए काम करते हैं एज अ गाइड टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, और एक और चीज़, ये 2 लाइन जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसका मतलब ये हो कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो ऐसा नहीं है कि एक बार जब बन गया सो बन गया, बल्कि वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ये चेंजेस भी होते रहता है। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं कि अगर कभी मान लीजिए कोई लॉ चेंज हो गया या फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें ज़रूरत के अनुसार इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि इस प्रिंसिपल जो हैं इनको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है ना। इट इज़ ऑब्जर्व दैट वेरियस टर्म्स सच एज प्रिंसिपल, पोस्टुलेट्स, कन्वेंशंस, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली। इनको मतलब अदल बदल के भी इन टर्म को यूज किया जाता है, जिनको एज हम रिफ़र करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और हमारे सामने अभी जो आ रहा है वो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, और हमारे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री, इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। तो ये हमारे लिए एक फ्रेमवर्क है कि जिसके हिसाब से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग एंट्रीज करना है।
तो इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक बिजनेस एंटिटी, उसके बाद है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, मटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो अब इन सब कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा, उसके बाद रीडिंग करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसा हुआ कि हम अगर मान लीजिए कि मैंने एक शॉप खोला, है ना, मैंने बिज़नेस के लिए उसमें पैसा लगाया 1,00,000 रुपये एज अ कैपिटल। तो अब ये माना जाएगा कि हम अलग हैं और हमारा बिजनेस अलग है, तो ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज़ माना जाएगा। और जो हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे वो बिज़नेस को देखते हुए करेंगे, ना कि हम अपना पर्सनल के हिसाब से, है ना। तो हमेशा जो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम अलग हैं और हमारा बिजनेस अलग है। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है ना। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम्स दैट बिजनेस हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। जो बिजनेस है वो डिस्टिंक्ट है, अलग है, एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ओनर, जो उसके मालिक हैं, ओनर्स हैं, उससे अलग है ना। इट मीन्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज़। जो बिजनेस और ओनर्स हैं उनको दो सेपरेट एंटिटी मानेंगे। अब जैसे हम इसमें देखते हैं, when a person brings some money as a capital into in his business, in accounting records it is treated as liability of business to the owner. Here one separate entity, owner, is assumed to giving money to another distinct entity, that is business unit. Similarly, when owner withdraws any money from the business for his personal expenses, that is drawings, it is treated as reduction in the owner's capital and consequently a reduction in liabilities of business. तो अब यहाँ पे हमारे सामने ये एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एज अ ऑनर मैंने बिजनेस में रुपया लगाया, है ना, कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो अब बिजनेस के लिए ये क्या अमाउंट ये है, ये एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करता है बिजनेस, है ना, क्योंकि हम अलग हैं और हमारा बिजनेस अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी जिसको बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कि मैंने बिजनेस से कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट ड्रॉ किया, है ना, विड्रॉ किया, तो वो फिर उसको हम ड्राइंग्स मानते हैं, उसको हम ड्राइंग दिखाते हैं कि हमारा जो फंड है बिजनेस का उसमें से पैसे कम हुए, है ना, और लाइबिलिटी बिजनेस का कम हुआ। कब होगा, जब हम अगर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करेंगे खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस यूनिट एंड नॉट दैट ऑफ ओनर। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ओनर को नहीं। ओनर अलग है, वो अपना हिसाब किताब अपना अलग अपने पास रखेगा एज अ पर्सनल, लेकिन हम जो अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे वो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। हमारे सामने फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमने पहले भी जैसे थोड़ा सा पढ़ा है, आप अभी फिर भी इसका डिटेल जान लीजिए कि हम सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे जो इसको हम मनी में मेज़र कर सके, है ना। अब जैसे मैंने मशीन परचेज़ किया और कैश दिया 1,00,000 रुपये, तो फिर ये कैसा है, ये पैसा आउटफ्लो हो रहा है और मशीन आ रहा है, तो ये हमको इसको मेज़र कर सकते हैं कि मशीन के लिए मैंने 1,00,000 रुपये पे किए, तो ये इसको क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूँ ऐसा कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को अपॉइंट किया, तो ये कोई मनी मेज़रमेंट में उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए भले ही इम्पोर्टेंट डिसीजन हो, लेकिन हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं देंगे, है ना। आगे देखते हैं हम अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, पहले इसको ऊपर से देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी सच एज सेल ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और रिसिप्ट ऑफ इनकम एटसेट्रा are to be recorded in the books of account. All such transactions or happenings which cannot be expressed in money terms, for example the appointment of manager, capabilities of its human resources or creativity of its research department
or image of the organization among people in general do not find a place in accounting records of a firm. Another important aspect of concept of money measurement is that records of transactions are to be kept not in physical units but in the monetary units. तो हमारे सामने ये एक लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है, इसको हम एक बार रीडिंग दे देंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे. For example, an organization may on a particular day we have a factory on a piece of land measuring 2 acres, office building containing 10 rooms, 30 personal computer, 30 office chairs, tables, a bank balance of rupees 5 lakh, raw material weighing 20 tons and 100 cartons of finished goods. These assets are expressed in different units, so cannot be added to give any meaningful information about the total worth of business. For accounting purpose, therefore these are shown in the money terms and recorded in rupees and paise. In this case, the cost of factory land may be say rupee 200 crore, office building 1 crore, computers rupees 15 lakh, office chairs and tables rupees 2 lakh, raw material rupees 33 lakh and finished goods rupees 4 lakh. Thus, the total assets of enterprise are valued at rupees 3 crore and 59 lakh. Similarly, all transactions are recorded in rupees and paise as and when they take place. तो अभी हमारे सामने ये जो एग्जांपल है, तो अब जैसे हमारे बिजनेस हैं, हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, हमारे ऑफिस में है ना, ऑफिस बिल्डिंग जो है उसमें 10 रूम है, 30 पर्सनल कंप्यूटर हैं, 30 ऑफिस चेयर्स एंड टेबल्स हैं, बैंक बैलेंस हमारा 5 लाख का है, रॉ मटेरियल हमारे लिए 20 टन है और 100 कार्टन्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स है. तो इन सब चीज़ों को हम बैलेंस शीट में इस तरह नहीं दिखा सकते कि 10 रूम, 2 एकड़ ज़मीन, 5 लाख बैंक बैलेंस, बल्कि इन सब को हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं कि हम इसका मनी के हिसाब से इसका कितना वैल्यू है, उस अमाउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं. कि जैसे हमारे पास 2 एकड़ लैंड है या और 30 ऑफिस चेयर्स है, तो इन दोनों चीज़ को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर हमारा 2 एकड़ ज़मीन जो है वो 1 करोड़ रुपए का है और 30 ऑफिस चेयर्स है, इसकी कीमत अगर हमारे पास मान लीजिए कि 50,000 रुपये है, तो ये दोनों अमाउंट को हम ऐड कर सकते हैं कि 2 करोड़ प्लस 50,000 रुपीज़, 2 करोड़ 50,000. तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 एकड़ ज़मीन और 30 टेबल चेयर इसको ऐड नहीं कर सकते. तो इसके लिए भी कंसिस्टेंसी लाने के लिए भी हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. उसके आगे देखते हैं. द मनी मेजरमेंट एजम्पशन इज़ नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस. ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइसेस द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द वैल्यू ऑफ रूपी टुडे ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइसेस इज मच लेस दैन what it was say 10 years back. Therefore, the balance sheet, when we add assets bought at different points of time, say building purchased in 1995 for rupee 2 crore and plant purchase in 2005 rupee 1 crore, we are in fact adding heterogeneous values which cannot be clubbed together. As the change in the value of money is not reflected in the books of account, the accounting data does not reflect the true and fair view of the affairs of the enterprise. तो अभी ये जो पैराग्राफ हमने देखा, इसमें बताया जा रहा है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो हमें यूज़ कर रही हैं, लेकिन ये लिमिटेशंस भी है इसमें कि अगर मान लीजिए कि मैंने 1995 में 2 करोड़ रुपए का बिल्डिंग खरीदा और 2005 में 1 करोड़ रुपए में प्लांट खरीदा, तो 10 साल पहले जो 2 करोड़ की वैल्यू थी, आज 1 करोड़ की वैल्यू हो ही नहीं सकती हो, है ना. कि या मान लीजिए कि जो प्लांट मैंने आज 2 करोड़ में ख़रीदा और 10 साल पहले अगर 2 करोड़ में ख़रीदा होता तो उस टाइम पे 2 करोड़ की वैल्यू ज़्यादा थी, क्योंकि ये हम जिसको बोलते हैं ना कि टाइम बाय टाइम ये रुपये का अमाउंट घटता है ना, वैल्यू ऑफ मनी. तो इसकी वजह से ये जो ट्रू जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा पाते. तो ये एक लिमिटेशन भी है मनी मेजर कॉन्सेप्ट का, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं. चलिए इसके आगे हम देखते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जो भी बिजनेस करते हैं और अकाउंटिंग करते हैं, तो ये हम ध्यान में रखते हुए करते हैं और ऐसा सोचते हुए करते हैं कि हम बिज़नेस को अपने कंटिन्यू करने वाले हैं और इन फ्यूचर हम अपने बिज़नेस को बंद नहीं कर रहे हैं, है ना. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान रखते हुए अपने बिज़नेस का अकाउंटिंग करते हैं और ये हम एज्यूम करते हैं कि हम अपने बिज़नेस को इनडेफिनेटली, मतलब
इनफाइनाइट पीरियड तक के लिए कैरी ऑन करेंगे और ये बंद नहीं होंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें यूज़ करना पड़ता है अकाउंटिंग के लिए। चलिए इसको हम देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस indefinitely for a fairly long period of time and would not be liquidated in foreseeable future. This is an important assumption of accounting as it provides the very basis for showing the value of assets in the balance sheet. तो हम जो एसेट्स का वैल्यू दिखाते हैं इसी बेसिस पे दिखाते हैं कि हम अपने जो बिज़नेस को है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलाएंगे और हम इसको फोर्सेबल फ्यूचर मतलब आने वाले फ्यूचर में इसको क्लोज नहीं करेंगे। अब हमारे सामने ये एग्जांपल आ रहा है, इसको भी हम देखते हैं एक बार। An asset may be defined as a bundle of service. When we purchase an asset, for example, a personal computer for a sum of rupees 50,000, what we are buying really is the service of computer that we shall be getting over its estimated lifespan, say 5 years. It will not be fair to charge the whole amount of rupees 50,000 from the revenue of the year in which the asset is purchased. Instead, that part of the asset which has been consumed or used during a period should be charged from the revenue of that period. The assumption regarding continuity of business allow us to charge from the revenues of a period only that part of the asset which has been consumed or used, to earn that revenue in that period and carry forward the remaining amount to next years over the estimated life of the asset. Thus, we may charge Rs 10,000 every year for 5 years from the profit and loss account. In case the continuity assumption is not there, the whole cost of Rs 50,000 in the present example will need to be charged from the revenue of the year in which asset was purchased. चलिए तो इस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। ये जो हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसका एग्जांपल जैसे हमने एक मशीन परचेज़ किया, ठीक है, वो कितने का परचेज़ किया, 50,000 रुपये का, और कितने सालों के लिए है, उसका एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन कितना है, 5 साल है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम गोइंग कंसर्न नहीं मानेंगे तो फिर जितना भी 50,000 रुपये का जो हमने ये कंप्यूटर परचेज़ किया है इसको हमें उसी साल में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन को मानते हैं तो उसके हिसाब से इसका जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 साल है, 5 ईयर्स है ना। तो इस 50,000 को हम 5 ईयर्स मतलब इसका इस एसेट का इस कंप्यूटर का हम यूज़ 5 साल तक कर सकते हैं। तो हर साल हम 10-10 हज़ार रुपये 10,000 एवरी ईयर 5 सालों तक हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, ना कि पूरा 50,000 एक ही साल में, है ना। ये अगर हमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अगर यूज़ नहीं कर रहे होते तो हमें ये 50,000 अमाउंट ये सिर्फ पूरा एक साल में ही दिखाना पड़ता। लेकिन हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम करते हुए चलते हैं और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम हर साल 10-10 हज़ार रुपये एक्सपेंस मान सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। और ऐसा आप मत समझिएगा कि ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरी है। अभी ये शुरुआत के कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे हमें थोड़ा अकाउंटिंग के थ्योरीज़ देखने हैं ना, लेकिन आगे ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो पॉज करके वापस से रिवाइज़ कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप कहेंगे यहाँ पे मैं अपना मार्केटिंग कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, है ना। क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है तो हम आगे और मेहनत के साथ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम अपने इसको कंटिन्यू करते हैं आगे लेक्चर को। अब जो हमारे सामने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है कि हम अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट को बना रहे हैं वो कितने दिनों के लिए बना रहे हैं, है ना। कि अगर मान लीजिए मेरा बिज़नेस है, हम इसको 1 साल का 12 महीने का मानकर बना रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी फर्म है वो उसने 6 महीने का बैलेंस शीट बनाया, 6 महीने का बुक्स ऑफ अकाउंट अपना बनाया, तो अब हमारा पूरे साल का है और दूसरी फर्म का जो है वो 6 महीने का है। तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते
क्योंकि हमारा पीरियड जस्ट डबल है ना, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसके लिए लाया गया ताकि हमें एक सर्टेन जो बताया गया ना अकाउंटिंग पीरियड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा प्रिपेयर्ड होता है वो किस ड्यूरेशन का होगा, तो ये उसके हिसाब से। और जनरली हम लोग इनकम टैक्स का पर्पस हो या फिर कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से हम इसको सालाना ईयरली इसको बनाते हैं, ठीक है। और जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है उनके लिए कंपलसरी होता है सेबी रेगुलेशन के एक्ट के हिसाब से कि वो उनको क्वार्टरली भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो वो क्वार्टरली भी बनाती है। उसके बाद जब उनका ये पूरा क्वार्टरली बनाने के बाद जब पूरा 12 महीने पूरे जाते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर का भी ओवरऑल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो प्रिपेयर करता है ना। चलिए हम इसको देखते हैं। अकाउंटिंग पीरियड रिफर्स to the span of time at the end of which financial statement of an enterprise are prepared. To know whether it has earned profit or incurred losses during that period and what exactly is the position of assets and liabilities at the end of that period. ठीक है। The financial statements are therefore prepared at regular interval normally after a period of 1 year. कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे बनाते हैं और जनरली जो हम लोग सब लोग ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। मैक्सिमम लोग जो हम बोल सकते हैं कि यूज़ इसको करते हैं वो 1 ईयर का लेते हैं ना। द इंटरवल ऑफ जो टाइम है, ये इंटरवल टाइम इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। मान लीजिए कि आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 इस पीरियड का जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पीरियड का तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलेंगे, है ना, ये पूरे ड्यूरेशन को। The Companies Act 2013 and the Income Tax Act require that income statements should be prepared annually. तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से 2013 और इनकम टैक्स के हिसाब से हम लोग एनुअली बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट बिकम नेसेसरी। कुछ कुछ केस में है कि इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम किसको बोलते हैं कि ये हम पूरे साल का ना बना करके बल्कि पार्ट पार्ट में कुछ कुछ ईयर का भी बनाते हैं। जैसे हमने नीचे एग्जांपल में हमारे हैं ना, कंपनीज हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश क्वार्टरली। Companies whose shares are listed on stock exchange are required to publish quarterly results to ascertain the profitability and financial position at end of every 3 months period. तो हमने ये एग्जांपल देख लिया कि जनरली जो है इनकम टैक्स के हिसाब से और कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो ईयरली बनता है, एनुअली बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो उनको सेबी रेगुलेशन के हिसाब से कंपलसरी है क्वार्टरली भी बनाना। तो हम बोल सकते हैं कि ईयरली तो सबके लिए है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिनको क्वार्टरली भी अपना बनाना पड़ता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे सामने ये एक टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग है ना। तो अभी इसको हम आपको बना के आना है, ये इसको आप सॉल्व करेंगे। वैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने पहला वाला ले लेता हूँ ताकि ऐसा ना लगे आपको कि सर हमारे ऊपर डाल देते हैं ना, आप ऐसा ना समझें। बल्कि ये होमवर्क आपको इसलिए भी देते हैं ताकि आप घर पे 1-2 बार बुक खोल लें, कुछ देखें और कुछ पढ़ें, है ना। क्योंकि ये हमारे पास अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा बेस है कि जिसके बेसिस पे हम आगे और फिर एक्सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए इस पे अभी आप ध्यान दे कर के पढ़ें और थोड़ा थ्योरी है लेकिन आपको इसमें आगे मज़ा आएगा, तो आप ध्यान लगा कर पढ़ें। ये हमारे पास आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे हमारे ये जो क्वेश्चन है इसको हम रीड करते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। During the lifetime of an entity accounting produce financial statement in accordance with which accounting concept? During the lifetime of an entity accounting procedure financial statement in accordance with the basic accounting concept. तो ये जो लाइफ टाइम ऑफ एन अकाउंटिंग है, ये लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा जो आंसर होगा, उम्मीद है कि आपने भी आंसर सही जवाब चुन लिया होगा इसका, और ये आंसर है इसका अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से। बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको करके आना है नेक्स्ट क्लास में। चलिए अब हमारे सामने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा।
The cost concept requires that all assets are recorded in the books of account at their purchase price, which include cost of acquisition, transportation, installation, and making asset ready to use. The concept of cost is historical in nature, as it is something which has been paid on the date of acquisition and does not change year after year. उसके आगे है, an important limitation of historical cost basis is that it does not show the true worth of business and may lead to hidden profits. तो अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी गुड्स या फिर मशीनरी परचेज करते हैं, तो उसका टोटल प्राइस लेते हैं कि अब हमने एक मशीन परचेज़ किया, ठीक है, मशीन परचेज़ किया तो उसको परचेज़ करने के बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन किया कि मान लीजिए हमने दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में लाया, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है ये भी उस कॉस्ट में ऐड होगा। फिर उसके बाद जो है जब हमारे इंडस्ट्री में, हमारे प्लांट में आ गया वो मशीन, तो फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे, है ना, तो इंस्टॉलेशन का भी कुछ खर्चा आएगा, तो उस इंस्टॉलेशन के कॉस्ट को भी उसमें ऐड करेंगे। चलिए हम ये इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ऑन जून 2005 एन ओल्ड प्लांट वाज परचेज फॉर ₹50 लाख बाय शिवा इंटरप्राइज which is into the business of manufacturing detergent powder. An amount of ₹10,000 was spent on transporting the plant to the factory site. In addition, 15,000 was spent on repairs for bringing the plant into running position and 25,000 on installation. The total amount which the plant should be recorded in the books of account would be the sum of all the assets, all these, that is ₹50,50,000. तो अब यहाँ पे एग्जांपल तो दिया हुआ है, एक शिवा इंटरप्राइजेज है जिससे 50 लाख रुपीज़ में एक ओल्ड प्लांट परचेज़ किया। अब उसने उसके ट्रांसपोर्टेशन पे 10,000 रुपये खर्चे किए, फिर 15,000 रुपये वो ओल्ड मशीन था तो उसको रिपेयर किया और उसको रनिंग पोजीशन में लाया, ठीक है। उसके बाद 25,000 उसको इंस्टॉलेशन करने में लग गया। तो ये जो टोटल अमाउंट जो इनकर हुआ, इस टोटल अमाउंट को हम एज अ परचेज प्राइस मानेंगे और 50,50,000 का बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीन को दिखाएंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इसमें आगे में भी वही एग्जांपल है जो मैंने बताया था कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट जो बोलते हैं उस पर दिखाया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट इज इन नेचर एज इफ समथिंग एज इट इज़ समथिंग विच हैज़ बीन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डज नॉट चेंज। तो जो भी हमने परचेज डेट में, अगर कई साल हो गए, मान लीजिए 5 साल पहले किसी चीज़ को 2.5 करोड़ रुपीज़ में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने है ना कि बिल्डिंग जो हमने खरीदा था वो 2.5 करोड़ का परचेज़ किया था। तो अब जो जिस अमाउंट पे परचेज़ किया था उसी अमाउंट को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। अब मान लीजिए हो सकता है कि उस टाइम पे जब परचेज़ किया तो बिल्डिंग का दाम 2.5 करोड़ था, लेकिन आज की डेट में हो सकता है उसका दाम 25 करोड़ हो गया हो। तो हम ये मार्केट वैल्यू नहीं दिखाते, बल्कि हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं 2.5 करोड़। हालांकि इसके हिसाब से एक लिमिटेशन भी हो सकता है ना कि उस पर जो है कि हमारा ट्रू वैल्यू जो है, मान लीजिए उस टाइम तो लिया था 2.5 करोड़ का, लेकिन आज उसकी वैल्यू जो है 25 करोड़ की है, तो अब ये अमाउंट जो है डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो उसके वजह से ये हिडन प्रॉफिट की तरफ भी ले जा सकता है कि हो सकता है कि कुछ हिडन प्रॉफिट हो, उसकी वजह से छुपा हुआ प्रॉफिट हो। तो ये इसका लिमिटेशन भी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे ड्यूअल एस्पेक्ट। अब ड्यूअल एस्पेक्ट किसको बोलते हैं कि ये हमारे पूरे अकाउंटिंग का बेस है कि हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 इफेक्ट, जिसको एक डेबिट बोलते हैं और एक क्रेडिट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको और डेबिट क्रेडिट का आगे आएगा। फ़िलहाल हमारे पास ये सिर्फ समझ लीजिए आप कि ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट है कि हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। एक बार हम रीड कर लेते हैं, इसके एग्जांपल को भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। Dual aspect is the foundation or basic principle of accounting. It provides that the very basis for recording business transactions into the books of account. This concept states that every transaction has a dual or twofold effect and should therefore be recorded at 2 places. In other words, at least 2 accounts will be involved in recording a transaction. This can be explained with the help of an example. Ram started business by investing in a sum of ₹50 lakh. The amount of money brought in by Ram will result in an increase in the assets
that is cash of business by rupees 50 lakh. At the same time, the owner's equity or capital will also increase by an equal amount. It may be seen that the two items that got affected by these transactions are cash and capital. तो हमने देखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका दो इफ़ेक्ट होगा. अब जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल जो दिया हुआ है वो एग्जांपल हमारे जो स्क्रीन पे है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. अब जैसे एग्जांपल तो हमने पढ़ लिया, अभी आप इसको समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया और उसने कितना अमाउंट के कैपिटल लाया एज अ कैपिटल 50 लाख रुपीज़. तो अब जो बिज़नेस में ये 50 लाख रुपीज़ लाया तो बिज़नेस का तो 50 लाख रुपए कैश बढ़ गया और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल भी बढ़ गया. तो अब ओनर इक्विटी और जो कैपिटल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी. तो ये लायबिलिटी भी 50 लाख से बढ़ गया और एसेट जो है वो कैश को एसेट बोलते हैं तो वो भी 50 लाख से बढ़ गया. तो ट्रांजैक्शन तो एक हुआ कि राम ने 50 लाख रुपीज़ बिजनेस में लाया, लेकिन इसके दो इफेक्ट हुए. एक तो कैश बढ़ा, दूसरा ओनर्स इक्विटी और कैपिटल बढ़ गया. तो इसी को हम बोलते हैं ड्यूअल इफेक्ट और टू ए फोल्ड इफेक्ट, कि एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होगा. ठीक है. अब हमारे सामने यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है. सपोज द फर्म परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 10 लाख ऑन कैश. दिस विल इंक्रीज एन एसेट स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन वन हैंड एंड रिड्यूस अनदर एसेट दैट इज कैश ऑन अदर. Similarly, if the firm purchases a machine worth rupees 30 lakh on credit from Reliable Industries, this will increase an asset machinery on one hand and a liability creditor on the other. This type of dual effect takes place in case of all business transactions and is also known as duality principle. तो अब अगर यहाँ पे एग्जांपल जो है कि गुड्स परचेज किया 10 लाख रुपीज़ का कैश में, तो हमारा जो स्टॉक बढ़ा वो एसेट है. तो एक तो स्टॉक बढ़ गया और दूसरा हमारा 10 लाख रुपए हमने पे किए गुड्स परचेज करने के लिए, तो 10 लाख रुपए का हमारा एसेट घट गया. तो इस ट्रांजैक्शन से दो इफेक्ट हुए. एक तो स्टॉक यानी गुड्स बढ़ गए और दूसरा कैश हमारा 10 लाख रुपए से घट गया. फिर दूसरा एग्जांपल दिया है कि मशीन 30 लाख रुपीज़ का हमने क्रेडिट में परचेज़ किया. कहाँ से परचेज़ किया? क्रेडिट में परचेज़ किया, उधार में परचेज़ किया. किससे परचेज़ किया? रिलायबल इंडस्ट्रीज से परचेज़ किया, है ना. तो अब यहाँ पे हमारा एक एसेट तो मशीनरी के रूप में बढ़ जाएगा, लेकिन एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगा वो क्रेडिटर के रूप में. तो इसी को बोलते हैं ड्यूअलिटी प्रिंसिपल. ठीक है. एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, कि एसेट जो हमेशा है वो लायबिलिटीज़ प्लस जो कैपिटल मतलब ओनर्स इक्विटी है उसके बराबर होगा हमेशा. ये बैलेंस है ना, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है कि ये हमेशा एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे भी जो हमने पढ़ा वही है. इन दिस कॉन्सेप्ट फॉर्म द कोर ऑफ ड्यूअल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. अभी इसको हम डिटेल में और ड्यूअल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन यानी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम रेवेन्यू किसको बोलते हैं? जो हमने सेल किया या फिर जो हमें कमीशन मिला या फिर इंटरेस्ट मिला या फिर हमें कुछ रॉयल्टी मिला, तो इन सब को हम रेवेन्यू बोलते हैं. तो रेवेन्यू को कब हम मानेंगे कि रियलाइज़ हो गया, कब रिकॉग्नाइज़ करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, कब दिखाएंगे? जब एक्चुअली में ये रियलाइज़ हो गया. आप इसको सिंपल सा एक एग्जांपल मान लीजिए, एक जोक मान लीजिए कि आपके फ्रेंड का बर्थडे था और बर्थडे आने वाला है. तो दोस्त ने तो बोल दिया कि ठीक है मैं बर्थडे पे आपको पार्टी दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप उसको तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो दे ना दे, क्योंकि आपको मालूम है कि दोस्त कैसे होते हैं, है ना. तो अब जब तक वो बर्थडे पार्टी दे ना दे तब तक हम उसको नहीं मानेंगे कि उसने बर्थडे पार्टी दिया. सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग, दोस्त वगैरह तो बहुत कुछ बातें बोल देते हैं, है कि नहीं. आपको एक्सपीरियंस भी होगा. तो जब एक्चुअली में वो बर्थडे पार्टी दे देगा तब मानेंगे कि हाँ उसने दे दिया. तो उसी तरह रेवेन्यू जो है एक्चुअल में जब रियलाइज़ होगा तभी हम मानेंगे कि ये रेवेन्यू है, नहीं तो उसको नहीं मानेंगे. ठीक है. हम इसको डिटेल देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद और ज़रूरत पड़ी तो एक्सप्लेन कर देंगे आपको. द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड.
Here arises two questions in the mind. First is termed as revenue and other the revenue is realized. Let's take the first one first. सबसे पहले हम रेवेन्यू को समझें. रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम. रेवेन्यू जो है वो दो सोर्सेज से अराइज हो सकता है. एक तो हो सकता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, और दूसरा होता है यूज बाय अदर्स ऑफ द इंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स. तो अब दूसरा इनकम जो हो सकता है वो रेवेन्यू क्या हो सकता है, रॉयल्टीज़ के फॉर्म में हो सकता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, डिविडेंड्स के फॉर्म में हो सकता है. सेकेंडली, रेवेन्यू एज एज्यूम टू बी रियलाइज व्हेन लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेज. तो हम रेवेन्यू कब मानेंगे कि रियलाइज़ हुआ, जब हमारे पास लीगल राइट आ जाएगा उसको रिसीव करने का. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड. तो उस पॉइंट पे बोलेंगे जब हमने गुड्स सोल्ड कर दिया, अगर हमारा ट्रेडिंग का काम, या फिर अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो जब हमने सर्विस दे दिया तब उसको मानेंगे कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. दस क्रेडिट सेल्स आर ट्रेडेड एज रेवेन्यू ऑन द डे सेल्स आर मेड एंड नॉट व्हेन द मनी इज़ रिसीव फ्रॉम द बायर. तो अब जैसे हम कुछ उधार में बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, तो इसमें रेवेन्यू को हम कब मानेंगे कि रिकॉग्नाइज करेंगे, कब, जिस दिन हमने उधार सेल किया, ना कि उस दिन जिस दिन हमें वो पैसा बायर से मिलेगा, है ना. और लेकिन एज़ फार एज अब इसी के साथ साथ जो रेवेन्यू के साथ अदर रेवेन्यूज़ आते हैं, जैसे रेंट है, कमीशन, इंटरेस्ट है, तो इन सब को हम टाइम पीरियड के बेसिस पे, मान लीजिए कि 3 महीने का रेंट है तो उसके बेसिस पे, टाइम पीरियड के बेसिस पे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2013 इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 2017 विल बी टेकन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फिनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड नॉट इनटू फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग विथ अप्रैल 2017. मान लीजिए कि हमने किसी को अपना रूम दिए रखा है रेंट पे, मैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए, कि हमारा रेंटिंग पे ही बिज़नेस होता है, रेंटिंग पे, या होटल है मान लीजिए, तो हमने होटल दिया हुआ अपना रेंट पे. तो अब जो मार्च महीने का रेंट है, मान लीजिए कि उसका मार्च 2017 का जो रेंट का अमाउंट है वो हमको मिला अप्रैल 2017 में, नेक्स्ट मंथ में. लेकिन ये मार्च 17 का एग्जांपल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट का अकाउंटिंग पीरियड रहता है. तो अब ये कैसा, एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में जा रहा है कि अप्रैल में मिल रहा है, लेकिन जब मिला हमें वो तब नहीं रिकॉग्नाइज़ करेंगे, बल्कि इस रेवेन्यू को हम मार्च 2017 में ही रिकॉग्नाइज़ करेंगे, है ना. इसी तरह इसका अपोजिट एग्जांपल मान लीजिए कि इफ़ इंटरेस्ट फॉर अप्रैल 2017 इज़ रिसीव्ड इन एडवांस इन मार्च 2017 इट विल बी टेकन इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फिनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018. मीन्स मान लीजिए कि अप्रैल 2017 का रेंट था, लेकिन हमें वो उसको मिल कब गया, एडवांस में मिल गया, कि हमें 1 महीना पहले मिल गया, वो हमें मार्च 2017 में मिल गया. तो हम उसको कब रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तो वो जिस साल के लिए है उसी साल में रिकॉग्नाइज़ करेंगे. मीन्स अप्रैल 2017 के लिए था तो उसको हम इनकम रिकॉग्नाइज एंडिंग मार्च 2018 को ही उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे. भले ही हमें वो मिल गया मार्च 2017 में, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर अगले साल का इनकम है तो उसको हम अगले साल ही रिकॉग्नाइज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पे इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, है ना, इस रूल के. अब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क जनरली उसमें क्या रहता है कि 2 साल या 5 साल देखते हैं बिल्डिंग हमारे आस पड़ोस में, है ना. कभी कोई बिल्डिंग तैयार होता है तो उसको तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है, 2 साल लग जाता है, 3 साल लग जाता है. तो उस जो केस में रहता है ना, तो उस केस में रेवेन्यू को हम तब रिकॉग्नाइज़ करते हैं जैसे जैसे वो कंप्लीट होते जाता है. व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज. इसी तरह जब गुड्स को हायर परचेज पे सेल करते हैं तो उसमें भी जब जब हमें इंस्टॉलमेंट मिलता है, रियलाइज़ होता है, उसी बेसिस पे हम इसको इनकम कंसीडर करते हैं. ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे. आज ये पहला पार्ट है, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें बाकी रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना. नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे. तब तक के लिए आप
हमारे लेक्चर को देखिए और रिवाइज़ कीजिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। और आपके फीडबैक की भी हमें ज़रूरत है, ताकि हमें पता चल सके कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और उससे हम उम्मीद करते हैं कि आपको और बेहतर हम सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। और आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लाइक के साथ हमारा हौसला बढ़ाइए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। चलिए आज इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।